नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सेगमेंट फिर करंट अफेयर का लेके आए हैं। तो आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट कह सकते हैं कि सेशन में आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम्स ग्रुप सी, डी और जितने सारे सिविल एग्ज़ाम्स सभी को दृष्टि से देखते हुए ये करंट का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की, वो एक नए सुबह की। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोटेशन। इसमें क्या है कि सक्सेस लिखा है कि इसमें सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सफलता हमें तभी प्राप्त होगी जब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है और बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। अगर आप कुछ, आपको हो सकता है कुछ न मिले, लेकिन आप उससे काफ़ी ज्ञान और कह सकते कोई भी व्यक्ति जो है अगर अज्ञान के रास्ते पे जा रहा है तो उसको रास्ता तो बता ही सकते हैं। एक आप ज्ञानी पुरुष बन सकते हैं, इससे पता नहीं कितने लोगों को आप ज्ञान दे सकते हैं। तो पहली बात तो एक सफलता क्या है, एक मेहनत क्या मानती, बहुत सारा आप हार्ड वर्क जो आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप हार्ड वर्क करने के साथ साथ में कह सकते हैं कि आप लोगों को शिक्षित भी कर सकते हैं, अपने घर में लोग रहने वाले उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो क्या है, यही सफलता हमारी कामयाबी की प्रत्यक्ष यानी पहली सीढ़ी होती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्या पहला क्वेश्चन है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। जैसा कि दोस्तों कल 2 दिसंबर था, तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल दास्ता उन्मूलन। दास्ता उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दास्ता उन्मूलन का मतलब हुआ कि पहले क्या था, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में और अफ्रीका में बहुत सारे कई ऐसे देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में और हमारे एशिया में कौन? इंडिया है। तो यहाँ पर क्या ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। तो क्या करते थे ये, तो भारत से भी अफ्रीका में क्या करते थे, स्लेवरी यानी स्लेवरी दास्ता जो है कह सकते हैं इसको बढ़ावा देते थे और यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करके अफ्रीका और बहुत सारे विदेशों में उसको बेच दिया करते थे। फिर वो लोग क्या करते थे, महीनों वहाँ पर एक तरीके से जैसे नहीं हम लोग किसी चीज़ को खरीद लेते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर उनको लेबरों को भी खरीद लिया जाता था। तो यानी उसी को दास्ता कहा गया है। तो इसीलिए उनको उन्मूलन खत्म करने के लिए प्रत्येक 2 दिसंबर क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। तो दोस्तों, यह 1949 में मानव तस्करी वेश्यावृत्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। कब? 1949, जब हमारा देश यानी आज़ाद ही हुआ था, लेकिन उसको पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। तो हमारे देश को अगर बात करें पूर्ण आज़ादी कब मिली थी? 26 जनवरी 1950। और हमारा संविधान की बात करें, भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 2000 सॉरी कितना, यानी ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये हमारा बनकर संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी कब हुआ? 1950। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था इन दिन का केंद्र गुलामी के, मैंने बताया जैसे केंद्र गुलामी के समकालीन रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, जबरन विवाह आदि को समाप्त करने पर, इसका मतलब दास्ता का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो ये कब मनाया जाता है? विश्व कह सकते हैं इसको कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये कब मनाते हैं हम लोग? इसको जो है भारतीय कंपनी NITI, तो ये क्या भारतीय कंपनी है जिसने अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ऐलान किया है। तो उसमें क्या 2 दिसंबर को, प्रत्येक 2 दिसंबर क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस हर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय कंपनी NIT द्वारा 2001 में क्या हुआ था? 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया था। अनुसंधान की प्रक्रिया में सुझाव दिया गया था कि विश्व भर में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कौन है? पुरुष हैं। अब देखा जाए मोस्टली तौर पर, चाहे तो कह सकते हैं कि सबसे जो इसमें जो विकसित हो चाहे विकासशील हो, यानी आयाल विकसित जो भी देश हैं वो लगभग सारे क्या हैं? कंप्यूटर, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही इसीलिए 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? प्रत्येक 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें यहाँ की 2021 की जो इसकी कंप्यूटर की कह सकते हैं कि
थीम जो है या विषय वस्तु है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस, यानी डिजिटल माध्यम से, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, जैसे कि हम लोगों ने देखे अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP, ये क्या 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है 2019 को क्या किया गया के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको लाया गया। कब 2019 में, और इसको जो इम्प्लीमेंट करके 2020 में क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया। तो ये यानी इसकी थीम है कि इसको डिजिटल माध्यम से शिक्षा देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये है हमारा ADB ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 3,752 करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ADB क्या है, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बैंक है जो डेवलपमेंट, आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि विकास के लिए ऋण देता है, यानी पूरे विश्व की एक संस्था है ADB। और दूसरी कौन सी है, वर्ल्ड बैंक जो है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या करता है, वो सभी को विकास के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो विकास के लिए क्या देता है, यानी वित्त पोषण कह सकते हैं कि ऋण देता है। तो ऐसे ही 3,752 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किसको दिया है, भारत को दिया है। किसके लिए दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पढ़ाने के लिए। किसके लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पढ़ाने के लिए। तो ये भारत सरकार को लगभग 3,752 करोड़ रुपए का वित्त पोषण मंजूरी दी है। इसमें देखो क्या होगा, यह स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। क्या करेगा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और छात्रों की पढ़ाई पर ये कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रभाव को भी कम करेगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे जैसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग्स जो अच्छी नहीं है उनको किया जाएगा, सीट्स बैठने के लिए नहीं है तो उनको क्या होगा, कई सारे राज्य जो पिछड़े राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम हो गया, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। असम की राजधानी कहाँ, दिसपुर। फिर गुजरात की गांधीनगर, तो ये कहाँ, यहाँ पर भी होगा। उसके बाद खासकर ये झारखंड है, ये भी क्या है जो हमारा कह सकते हैं 2000 में ये अलग हुआ, किससे, बिहार से। फिर तमिलनाडु, ये साउथ स्टेट है इंडिया का। फिर उत्तराखंड में, तो यानी लगभग 1800 स्कूल, यानी कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्यों के करीब 1800 स्कूल, सरकारी स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों में परिवर्तित किया है। अनुकरणीय मीन्स इसको मतलब बिल्कुल एक कह सकते हैं मॉडल स्कूल के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें, हाँ हमने क्या बताया था आपको, इसमें ये बताया कि अगर हम लोग बात करें ये क्या होगा कि ये कह सकते हैं कि स्कूलों की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कब इसको लागू किया, 20 जुलाई भारत में जो लागू किया गया 2020। तो देखो अब ये पहला राज्य, इसको अगर बात करें फर्स्ट, अगर राज्य की बात करें तो पहला राज्य जो है वो कौन सा है जिसने सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या किया, उसको विधेयक पारित किया, यानी उसको अपने यहाँ लॉन्च किया है 2021-20 के लिए। कौन है, इसका नाम है कर्नाटक। वो कौन है पहला राज्य, वो पहला राज्य जो है हमारा कर्नाटक है जिसने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आपका है धनलक्ष्मी बैंक, ये आपको देख लेंगे धनलक्ष्मी बैंक। ये देखो ये लक्ष्मी जी की यहाँ क्या फ़ोटो बनी है, क्योंकि धन से संबंधित है इसलिए जो है। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 1927 में। कब इसको स्थापना हुई है, 1927 में। तो देखो इसमें दोस्तों बात करें 14 नवंबर 1927 को, कब 14 नवंबर 1927 को इसको क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। और इसकी अगर हेड ऑफिस की बात करें तो ये थ्रिसूर, कहाँ पर है, थ्रिसूर, ये कहाँ पर है, ये केरला में। तो इसका वहाँ पे क्या है, हेड ऑफिस है। अब देखो ये है कैसी, एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक कह सकते हैं। इसकी लगभग ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस की लगभग 245 ब्रांचेस हैं। ठीक है, पूरे भारत में क्या कितनी है, 245 ब्रांचेस हैं। और इसकी स्थापना कभी है, 14 नवंबर 1927 को। तो देखो इसने क्या किया, धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष डी सुब्रमोनिया अय्यर ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। तो ये 2 दिसंबर को ने इस्तीफा दे दिया है। अय्यर को फरवरी 2021 में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका इस्तीफा जो है 31 दिसंबर 2021 से प्रभावी माना जाएगा। उसके बाद देखो कौन किसको बनाया जाता है, ये भी जानकारी हमको मिलेगी। 2020 में धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक संजीव कृष्णन ने 29 जून को क्या किया था, इस्तीफा दिया। कब, 2020 में, यानी जब कोरोना चल ही रहा था उसी समय की बात है। अब किसने 31 दिसंबर 2021 से किसने इस्तीफा दे दिया है, जो हमारे अध्यक्ष जो हैं किसके कह सकते हैं कि धनलक्ष्मी बैंक के अध्यक्ष सुब्रमोनिया अय्यर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। अब देखिए दोस्तों एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों की
सूची में तेल अवीव क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सबसे महंगा शहर है। उससे पहले क्या था, टोक्यो था। अब देखिए इधर, ये टोक्यो भी शायद उसका सेकंड थर्ड रैंक थी पिछली बार में। तो अब देखिए इधर, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कौन, तेल अवीव। देखो ये तेल अवीव क्या है, तो तेल अवीव कहाँ का, जो हम लोग बात कर सकते हैं, तेल अवीव जो है वो हमारा क्या है, एक कहते हैं मतलब जो है शहर है। अब देखो, तो ये तेल अवीव है कहाँ, तो ये हमारा है सिंगापुर। कहाँ पर, कह रहे हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव ने पेरिस, ठीक है। लेकिन अब ये पहले थी तेल अवीव इजराइल की राजधानी, लेकिन अब कहाँ है, यरूशलेम। कहाँ है, यरूशलेम। इसकी यरूशलेम इजराइल की कैपिटल, न्यू कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी ने पेरिस और सिंगापुर को छोड़ते हुए। अब देखो पेरिस किसकी राजधानी है, ये आपकी है फ्रांस की राजधानी। किसकी है, ये आपकी पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फिर उसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसको यानी छलांग लगाते हुए ये दूसरे स्थान पर है कौन, सिंगापुर और पेरिस, और पहले स्थान कौन, तेल अवीव। तो तेल अवीव हमारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है 2021 में। और जो पेरिस और फ्रांस जो है ये पहले था फर्स्ट पे। इसके बाद में क्या कि इसको जो है उसने पीछे छोड़ दिया है। तो इस सूची पर जो है इसने छलांग लगाती, और जो है ये क्या दूसरे स्थान पर ये लोग हो गए हैं, कौन, ये पेरिस और सिंगापुर को पीछे छोड़ करके फर्स्ट स्थान कौन पहुंच गया, तेल अवीव। इसके बाद ज्यूरिख है, उसके बाद में हांगकांग है। इसके बाद में कौन है, ज्यूरिख है और हांगकांग है। अब देखो पेरिस की बात करें तो दोस्तों पेरिस जो है वो क्या है, पेरिस हमारा जो है वो किस नदी किनारे है, अगर पूछा जाए तो सीन नदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार सिविल एग्जाम पूछा गया है कि ये जो आपको मिलान करने के लिए, जो मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आते हैं उसमें दिया रहता है कि नदियों का मिलान करो। तो उसमें सीन जो है, पेरिस जो है किस नदी किनारे, सीन नदी किनारे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए इधर, हाँ वही आगे उसमें कहा गया कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव ने पेरिस और सिंगापुर को पीछे छोड़ते हुए कहाँ, यानी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किए। वहीं पर संयुक्त दूसरे स्थान पर, इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग तीसरे स्थान पर। न्यूयॉर्क कौन से छठे स्थान पर था, जबकि ओसाका जो है वो जापान का शहर है ओसाका, ये जो है कितने स्थान पहुंच गया है, 10वें नंबर पहुंच गया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया है 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन। अब देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये आप कौन है, रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब देखो इधर इन्होंने क्या किया है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब देखो है क्या ये, तो इसका आयोजन सबसे पहले क्या SC ST विधायकों और सांसदों के फोरम डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था। तो इसीलिए जो है प्रत्येक 2 दिसंबर को, अब कब किया गया था, 2 दिसंबर को, तो इसीलिए 2 दिसंबर को ही क्या इसका जो नहीं मनाना शुरू किया गया है 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन। तो ये 2015-16 में इसको स्टार्ट किया गया। तो देखिए इधर, तो यह आयोजन 2 से 3 दिसंबर को हो रहा है, और ये इसकी शुरुआत किसने की है, हमारे प्रेसिडेंट महामहिम कौन, जिनको कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद, RN कोविंद, रामनाथ कोविंद ने इसकी शुरुआत की। कहाँ से, ये शुरू किया है दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली किसी कैपिटल है, भारत की कैपिटल है। तो देखिए इधर इसका मेन उद्देश्य क्या है, यह संविधान, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता। तो देखो कौशल विकास योजना जो हमारे KVIC ये शुरू की गई है कब, 2015 में शुरू किया गया है। किसको, यानी भारत सरकार द्वारा। तो ये हम लोग बात करें अगर, तो ये किस पर काम करेगा, ये संविधान, शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, स्टार्टअप और आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा, तब इसको जो है मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, यानी कब, आज ही 3 दिसंबर है। हर 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक दिवस है। तो देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो उसमें देखो अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे विकलांग शब्द जो है इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, हमारे मोदी जी ने इसको 2017 में क्या कह दिया, दिव्यांग। विकलांग क्या है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनको क्या कह दिया कि दिव्यांग शब्द का नाम दे दिया गया। तो आप मोस्टली देखते हैं कि हर जगह आपको दिव्यांग ही लिखा रहेगा, किसकी, विकलांग की जगह पर। तो इसके जो है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसको मेन जो इसका लीडरशिप, इसकी कह सकते हैं विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है, तो थीम बहुत इसकी बड़ी थीम है, आपको ध्यान रखना है। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है। तो आपको ये इसकी थीम ध्यान रखनी है। तो ये क्या था हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, कब मनाया जाता है, प्रत्येक 3 दिसंबर को। आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
तो देखो आगे दोस्तों देखते हैं, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिविल एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस सिविल के मेंस में पूछ सकता है, जो करंट का पेपर नंबर 3 है। तो देखो आपदाओं को रोकने के लिए क्या किया है संसद ने, कल ही अभी हाल ही में 2 दिसंबर को क्या किया है, आपदाओं को रोकने के लिए संसद ने पारित किया बांध सुरक्षा विधेयक 2019, इसको बांध किया। अब देखो इधर, तो अब इसमें ये 2019 क्यों लिखा है दोस्तों, हम लोग समझें कि 2019 में संसद ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को क्या किया था, राज्यसभा से इसको पारित कर दिया। उसके बाद में अब क्या हुआ, राज्यसभा से पारित होने के बाद में लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में अब जो है ऐसे पेंडिंग पड़ा रहा। तो क्यों पड़ा रहा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो इसको जो क्या है, हमारी संसद जो है उसकी जो कार्रवाई थी वो स्थगित रही। तो अब चालू हुआ, तो इसलिए शीतकालीन सत्र में क्या किया गया, 2 दिसंबर 2021 को मंजूरी इसको दे दी गई है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा। अब दोस्तों बात करें हम लोग जो है, तो ये है क्या, तो बांध सुरक्षा विधेयक है क्या, इसको कब, अब देखो एक है, आपने लोगों दोस्तों सुना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। भारत में ये कब आया, ये इसको 2005 में लाया गया। कब, 2005 में। और इसको जो कब इसका गठन हो गया, इसका गठन हो गया है दोस्तों, हम लोग देखें तो इसका गठन हुआ है 27 सितंबर। कब हुआ है, 27 सितंबर 2006 में इसका गठन किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, अब देखो इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो उसी के तहत क्या है, ये बिल भी जो इसको पास किया गया है। किससे, पहले राज्यसभा से पास हो गया 2019 में, अब 2021 में 2 दिसंबर को क्या किया गया, लोकसभा से पास होकर के इसको जो है क्या बना दिया गया है, एक जो है एक्ट बना दिया गया है। तो ये विधेयक जो है पास हुआ है। अब देखो इसके जो मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट हमारा जो है 2006 से इसका गठन हो गया। अब इसके जो कह सकते हैं अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है पीएम। कौन होते हैं, पीएम हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, कौन है इसके जो है अध्यक्ष हैं। उसके बाद में इसके 9 अन्य सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य। ये ध्यान रखना आपको है, 9 सदस्य होते हैं। फिर एक उपाध्यक्ष होता है, क्या होता है, एक उपाध्यक्ष। और इसके जो है एक क्या होता है, एक हमारा अध्यक्ष होता है, यानी एक चेयरमैन होता है इसका। और वो चेयरमैन कौन होता है, वो होता है हमारा, वो पीएम को बनाया जाता है। ये पीएम जो है हमारे चेयरमैन होते हैं। तो दोस्तों ये एक खास महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो देखो इसमें इसको जो है जो बांध है उसकी क्यों इसको लाया गया विधेयक, इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो सदन ने विधेयक में सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को भी मंजूरी दी। क्या है ये संशोधन, विधेयक बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की ये क्या करेगा, निगरानी करेगा, निरीक्षण, संचालन, रख रखाव और उसके सुरक्षित क्रियाकलाप को क्या करेगा, सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के लिए इसको प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था। तो देखो इधर अब नेक्स्ट दोस्तों एक और है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन ये आयोजित किया गया। अब कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये हमारा जो है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, ये हमारा जो है CSR कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण 2 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी कब, कल इसको आयोजित किया गया। अब देखो किसने आयोजित किया है, ये हमारे रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह ने। फिनेंशियल ईयर यानी कह सकते वित्तीय वर्ष 2021 और 2021 के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस को एक प्रमुख योगदानकर्ता को सम्मानित किया गया। इसमें देखो कौन कौन किसे सम्मान किया गया है, जो हमारे कह सकते हैं कि एक चेयरमैन हैं भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन, अध्यक्ष दिनेश खारा और सन टीवी के कार्यकारी निदेशक कावेरी कलानिधि को सम्मानित किया गया। अब देखो इधर, तो ये अब हम लोग बात करें कि इन 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो ये दिनेश खारा की सबसे पहले बात करें तो ये कौन है, ये हमारे करंट में कौन है, कह सकते हैं कि चेयरमैन है किसके, SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके कौन है, ये चेयरमैन है। अब इनकी अगर बात करें चेयरमैन, तो ठीक है चेयरमैन हो गए हमारे। उसके बाद में ये SBI जो है इसकी स्थापना की बात करें, कब इसकी स्थापना हुई है, इसकी एक स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये कब यानी इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई, इसकी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये हमारे इसको किसने आयोजित किया है, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इधर, तो इसको लेकर के काफ़ी हमारे यहाँ पर भारत में भी बहुत सारी जो कह सकते हैं कि बिल लाए गए और उसको जो है इसके तहत जो है
बाल विवाह को रोकने के लिए। 2030 तक अब देखो किसने, ये सूडान, एक दक्षिणी सूडान ये शहर है, क्या है, दक्षिण सूडान ये है शहर है। अब इसकी राजधानी की बात कर, सबसे पहले बस की राजधानी देखें तो राजधानी इसकी है जूबा। कहाँ है, ये जूबा इसकी कैपिटल है। अब इसने क्या किया है, इसने कह दिया कि 2030 तक जो है, अब ये क्या है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट यानी सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हमारा है उस कॉन्टिनेंट का एक देश है दक्षिणी सूडान, जिसने क्या किया है, ये कह सकते हैं कि 2000 ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बाल विवाह आपको देखने को मिलते हैं। इसे आप जो बैठे हैं 12-13 साल की उम्र में वहाँ पे शादी लड़कियों की कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्यों, क्या है इसका, कुछ ये रीज़न होते हैं। सबसे पहली बात तो साक्षरता वहाँ की, फिर उसका स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सब इस पर डिपेंड करता है। जब साक्षरता कम होगी तो लोग क्या होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे, तो लोग क्या जल्दी उम्र में सोचते कि जल्दी शादी कर दो और उसके बाद में जो है फुर्सत मिल जाए। तो अब देखो इधर, तो उसमें 2030 तक यानी बाल विवाह को क्या किया, ये कह रहा समाप्त करेंगे। तो उसमें जो है 2030 तक इसने बाल विवाह समाप्त करने का वादा किया है। कितने, दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है, जूबा। अब देखो जूबा जो हमारी वो है राजधानी, वो क्या है, वो कह सकते हैं कि जूबा जो एक राजधानी है किसकी, दक्षिण सूडान की। अब यहाँ पर एक जूबा शहर जो है कहाँ बसा हुआ है, जूबा एक नदी है, बहर अल जबल, बहर अल जबल। तो ये क्या है, एक नदी है, इसके किनारे बसा हुआ शहर है। अब देखो दोस्तों, आप देखें कि जूबा जो है क्या है, एक राजधानी है किसकी, दक्षिण सूडान की। अब राजधानी तो है ही है, लेकिन अब हम लोग देखें इसमें, अगर देखो ये नदी कौन सी है, बहर अल जबल। अब जहाँ पे मोस्टली बात है कि जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कृषि होगी, क्या होगी, कृषि। तो यहाँ पर बहुत एग्रीकल्चर का भी काफ़ी अच्छा प्रकोप देखने को मिलता है। तो देखो अब हम लोग बात करें एक तो ये पाया गया, इसमें क्या कहा कि 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण पाया गया कि लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले और 40% की 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। बताओ 15 साल पहले यानी 12-13 में लोग कर देते होंगे, और 40% की आयु, जो 40% की जो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो उसमें 18 साल की जो है उससे कम उम्र के लोगों की शादी जल्दी कर दी जाती है। इसीलिए ये है, इसने क्या किया, एक मुहिम चलाई है 2030 तक। कौन, दक्षिण सूडान जो है, इसने क्या कहा है कि हम जो है बाल विवाह को समाप्त करेंगे। अब दोस्तों एक देखो इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो इसमें हम लोग बात करें कि अब देखो बाल विवाह अधिनियम, ये हमारे भारत की बात करें तो बाल विवाह अधिनियम ये कब लाया गया, यानी बाल विवाह अधिनियम जो है वो हमारे भारत में ये कब लाया गया, ये कब, सबसे पहले बात करें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था, हरविलास शारदा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1929 में क्या किया, एक एक्ट लाया। उसमें क्या था, अंग्रेजों का हमारे यहाँ पर शासन था, तो यहाँ पर एक असेंबली हुआ करती जिसको बोलते थे लेजिस्लेटिव, क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या किया गया कि एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था हरविलास, ये व्यक्ति थे हरविलास शारदा। तो शारदा एक्ट के नाम से उसको जाना गया। उस एक्ट को कब पास किया गया, 1 अप्रैल 1930 को। इसको कब पारित किया गया, 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू कर दिया गया पूरे ब्रिटिश भारत पर, क्योंकि उसमें ब्रिटिश का पूरा हमारे यहाँ पर क्या था, शासन था। तो इसको जो है, और लड़कियों की एज जो है इसमें शारदा एक्ट में कितनी रखी गई, मिनिमम लड़कियों की कितनी 14 वर्ष होनी चाहिए, 14 साल कौन, फीमेल। उसके बाद में लड़कों की 18 किसकी रखी गई, 18 वर्ष किसकी रखी गई है, ये रखी गई हमारी जो है मेल की। तो इतनी, उसके बाद में फिर एक बाद में 2006 में एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया इस बिल में। क्या किया गया, इसमें जो है लड़कों की आयु कितनी कर दी गई, 18, सॉरी लड़कियों की, किसकी, ये फीमेल की। उसके बाद में और मेल लड़कों की कितनी कर दी गई, ये कर दी गई आपकी 21 साल। तो अब जो है इसमें वर्तमान में एक बार फिर सरकार ने उसको मुद्दे को बीच में उठाया था कि लड़कियों की कितनी कर दिया है 21 और लड़कों की 23 कर दिया है। तो ये आप जो है अभी हालांकि इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना कि शारदा एक्ट कब आया है, 19 ये लागू हुआ 30 में, और ये इसको बिल कब लाया गया, इसको जो है शारदा के द्वारा, हरविलास शारदा व्यक्ति थे, 1928 को इसको जो है पारित किया गया। और ये बिल कब गठन हो गया इसका, 1 अप्रैल 1930 को जो है लागू हो गया पूरे ब्रिटिश भारत पर। तो दोस्तों हम लोग आगे, एक क्वेश्चन और है, अब इसकी बात करें तो देखो इधर, तो ये IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने वेरिएबल डिवाइस सेगमेंट की
ये इसको विकसित किया है किसने? आईआईटी मद्रास। तो देखो ये आईआईटी मद्रास जो है इसका सिंबल है। तो इसमें जो है अब इसमें क्या उसने बताया कि एक डिवाइस विकसित की है। तो ये इसमें किसके लिए? ये खासकर विकलांग लोगों के लिए है। ये क्या है? आसानी से इसको संवाद करने में और सुनने में मदद होगी। जो अक्षम है उपकरणों वायु आइजेस्ट सेंटर फॉर, ये पहले जो है क्या, यह असिस्टेड टेक्नोलॉजी यानी क्रिएट की जा चुकी है, इसको विकसित किया गया था पहले। इसी के तर्ज पर अब किसके लिए? खासकर जो है ये हमारे जो हैं जो सुनने और समझने में अक्षम विकलांग लोगों के लिए ये डिवाइस जो है तैयार की गई है। तो देखो ये डिवाइस है, इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि ये पहले आपने देखा हो कि ये लो देखो अभी क्या है, वॉच है हमारे पास रहती है, अब इसे एचडी कैमरा है उसके, तो ये क्या है? जीपीएस सिस्टम है, इससे हमको पता चलता है, ये हम जो आम लोगों के लिए है। उसके बाद चश्मा है, तैरने के लिए इसे उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में कुछ लोग पल्स है अपनी, या ये लोग रनिंग करते हैं, तो रनिंग के लिए क्या है, उसमें भी वॉच पहन लेते हैं, उसमें पता चल जाता है कितने हमको जो है जंप किया मैंने, कितने कदम जो है हम चल गए हैं। तो उसी टाइप से ऐसी ही डिवाइस विकसित की है किसने? ये देखो दौड़ रहे हैं तो उसके आपको पता चल जाता है कितनी हमारी कितना दौड़े हम, कितना पल्स क्या है, सब के बारे में हमको वॉच हैं ये सब इससे पता चल जाता है। और इसी टाइप से किसने किया? आईआईटी मद्रास ने जो है ये काम किया है, खासकर किसके लिए? ये हमारे अक्षम जो विकलांग लोगों के उनके लिए। तो दोस्तों आज का सेगमेंट हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।